इसी प्रयास के तहत आप सभी लोगों का अभिनंदन है। ये जैन कॉलेज की अनूठी पहल में जैन कॉलेज की शुरुआत है कि आप लोगों के पास हम लोग पहुंचे। जैसे क्या होता है कि गर्मी में छुट्टी चल रही है, गर्मी भी काफी है और आप लोगों को कोरोना काल में पढ़ नहीं पाए, तो हम लोग का प्रयास ये है कि आप लोगों को एक प्रॉपर एजुकेशन दिया जाए, एक जो चीज कोर्स कवर किया जाए। और एक दूसरा प्रयास ये भी होगा कि साथ साथ हम लोग स्टेट पीसीएस जो की तैयारी करना चाहते हैं और खासकर पीसीएस और एसएससी का, उसकी तैयारी के लिए एक अलग बैच तैयार किया जाए। शुरुआत हम लोग यहाँ से कर रहे हैं बीए पार्ट 1 के लिए हिस्ट्री विभाग के द्वारा। और इस पहल के लिए ज्ञान कॉलेज के सभी लोगों का मैं धन्यवाद दूंगा और आप सभी स्टूडेंट से आग्रह भी करूंगा कि आप लोग जुड़े। और शाहबाद का एक प्रीमियर कॉलेज है, इसमें ये संस्था का बड़ा नाम और रुतबा रहा है। इस रुतबा को गौरवशाली परंपरा को हम आगे बढ़ाते रहें। गर्मियों का समय है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब एंजॉय कर रहे होंगे। पढ़ें और पढ़ाएं और आगे बढ़ें। हम लोग आज शुरुआत करते हैं सिलेबस का। सिलेबस जानेंगे कि बीए पार्ट 1 में है क्या, ये खासकर इतिहास विषय की बात हो रही है। तो हम लोग देखते हैं कि सिलेबस का पाठ्यक्रम कहते हैं। पाठ्यक्रम एक क्रम से जो आप पढ़ने वाले हैं उसका पाठ्यक्रम कहते हैं। तो पाठ्यक्रम का मतलब ही होता है कि आप एक क्रमबद्ध कैसे चले। बिना क्रम के मान लीजिए कोई आपके घर में कोई बड़ा है और कोई छोटा है, जैसे बड़ा का शादी पहले हो जाए, छोटा का ना हो, तो छोटा का हो जाए तब तो ठीक है, लेकिन छोटा का हो गया, महिला का नहीं हुआ, बड़ा का नहीं हुआ, तो बड़ा विवाद बन जाता है। इसी प्रकार सिलेबस में भी हम लोग कोशिश करते हैं एक शुरू से पढ़ते आए ताकि सीक्वेंस छूटे नहीं और समझ बनी रहे। ऐसा होटल में जाते हैं तो सबसे पहले क्या मिलता है, कैटलॉग। ये मिलता है कि आपको कैटलॉग पर देखा जाए कि क्या खाने वाले, मेनू क्या है आपका, तो एक मेनू बुक होता है। संविधान पढ़िएगा तो सबसे पहले प्रस्तावना पढ़िएगा ताकि मालूम चल जाए कि आप क्या पढ़ने वाले आगे हैं। उसी तरह पाठ्यक्रम भी होता है। बिना समय गंवाए हम लोग फिर से शुरुआत करते हैं अपने पाठ्यक्रम की ओर। यहाँ कहा जाता है भारत में सभ्यता की शुरुआत। अब सभ्यता की शुरुआत जो होती है, एक सभ्यता बड़ा ब्रॉडर टर्म है। सभ्यता एक सभ्यता में आपका वेशभूषा से लेकर शिक्षा से लेकर आपकी परंपरा से लेकर हर चीज शामिल होता है, क्योंकि सभ्यता एक व्यापक कंसेप्ट है। जब बोलते हैं भारत में सभ्यता की शुरुआत, इसका चरण पर है, स्टेज वाइज है। कौन कौन चरण से भारत में आज इस युग में हम लोग पहुंचे हैं, क्या उस युग के पहले कोई युग था, उस युग में हम लोग कैसे इस युग तक पहुंचे, ये यहाँ से लेकर और आपके पुराने युग तक को जानने का एक अवसर देता है इतिहास। और ये इसका शुरुआत यहाँ से होता है। इसका टॉपिक के नाम से ही समझ में आ जाएगा आपको कि भारत में सभ्यता की शुरुआत की बात कैसे होगी। पूरा पाषाण युग। जब पाषाण युग का मतलब क्या होगा, स्टोन एज, जब लोग पत्थर से मारते भी थे और पत्थर खाते भी थे। पत्थर से कुछ जानवर को भी मार दिया, पत्थर से कुछ भी कार्य करते थे। जब आदमी विकसित नहीं हुआ था, जब आदमी जैसे कैसे होता है आज के डेट में, आप पहले आपके यहाँ आज 3G था और 4G मोबाइल आ गया, 5G मोबाइल आ रहा है। पहले क्लासरूम पढ़ना जरूरी था, लेकिन ऑनलाइन का जगह व्यवस्था ऐसा हो गया तो तकनीक हुआ ऑनलाइन। तो ये सिस्टम हम कैसे पहुंचे ऑनलाइन तक, ये सिस्टम को जानने के लिए पुराना सिस्टम को जानना जरूरी है। इसी तरह सभ्यता का शुरुआत जो होगा तो उसके लिए जानना क्या जरूरी है, पूरा पाषाण युग, इसमें स्टोन एज कहते हैं इंग्लिश में। दूसरा है मध्य पाषाण युग। मध्य पाषाण युग का मतलब क्या हुआ, इस काल में जब आप नव पाषाण युग होता है ना कि एक रेल स्टेज देखते हो रेलवे में, लोअर बर्थ, मिडिल बर्थ, अपर बर्थ, उसी तरह पहले हुआ लोअर बर्थ में आप आए। देखिए इसमें क्या शुरुआत हुआ, जब मिडिल में आए उसमें क्या, मध्य में उसमें क्या पाषाण के स्टोन के अलावा कौन सा मेटल का इस्तेमाल हुआ, कौन सा धातु का इस्तेमाल हुआ, क्या नहीं हुआ, इसको जानने का तरीका है मध्य पाषाण युग। तीसरा है नव पाषाण युग, जब उसमें नयापन कहलाया गया, नौ न्यू। और चौथा है ताम्र पाषाण युग, मतलब कॉपर का एज। फिर कॉपर के साथ साथ स्टोन की भी इस्तेमाल होती थी। तो हम जब सभ्यता के भारत में सभ्यता की जब शुरुआत को पढ़ेंगे तो चारों चरण को पढ़ने के बाद मालूम चलेगा कि हम लोग क्यों इतना दुखी है, कैसे पहुंचे। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा मजा आएगा। क्या लोग पहले कहते थे कि भाई कैसे लोग चलना सीखा, इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बीइंग। ये जो आपका इवोल्यूशन है, जो उद्भव है, ये सब चीज समझने का चीज है। ये बड़ा मजा है। इतिहास का चीज लोग कहते हैं इतिहास राजा रानी का खेल है, एक राजा था 20 रानी थी, वैसा नहीं है।
इतिहास आपका अपना सभ्यता, अपना संस्कृति, अपने समाज को, अपने बगल के लोगों को जानने का एक अवसर देता है। आज आपका गांव है वैसा है तो कैसा है, क्यों ऐसा है, क्या आपके गांव में पहले कुछ हुआ था, उस गांव कैसे विकास हुआ। जैसे एक पीढ़ी का देखते एक पीढ़ी का कमजोर था, गरीब आदमी, दूसरा पीढ़ी बहुत अमीर हो गया, तीसरा पीढ़ी और अमीर हो गया, एक पीढ़ी में नौकरी नहीं था, दूसरा पीढ़ी में IAS बन गया, तीसरा पीढ़ी में पॉलिटिशियन बन गया, चौथा पीढ़ी में प्रधानमंत्री बन गया। तो एक पीढ़ी बाई पीढ़ी है, उसी पीढ़ी बाई पीढ़ी हम लोग इसको समझते हैं और भारत की सभ्यता को जानते हैं। दूसरा विषय है प्राचीन भारत के इतिहास का साहित्यिक और पुरातात्विक स्रोत। अब इतिहास को जानने के लिए भाई बहुत सारा सोच था। अब लोग कहता है कि जैसे हड़प्पा कालीन जब सभ्यता को आप जानना कोशिश करेंगे तो हड़प्पा का जो लिपि है अभी तक डिसिफर नहीं हो पाया, मतलब समझ नहीं पाया। जेम्स प्रिंसेप मॉडर्न स्क्रिप्ट को पढ़े भी, लेकिन मॉडर्न कला का उसके पहले के लोग नहीं पढ़ पाए। इसका मतलब थोड़ा सा इतिहास नहीं होता है, इतिहास था। अब क्या क्या स्रोत हो सकता है, साहित्य मतलब साहित्य में है, जैसे महाभारत हुआ, रामायण हुआ, अर्थशास्त्र हुआ, दीपवंश हुआ, महावंश हुआ, वेंसांग की किताबें हुई, मेगासन का इंडिका हुआ, फाहियान का हुआ, रोमन किताब हुआ, प्लेटो का, एरिस्टोटेल का, अर्थियंसी का, स्ट्रैबो का। ये सारे से आपको जानकारी मिलता है कि भारत का जानकारी के बारे में साहित्यिक सोच है। साहित्य तो आप ही जानते हैं, साहित्य में बहुत सारी चीज कल्पना का भी आता है। अब कालिदास लिख रहे थे अभिज्ञान शकुंतलम, तो अब शकुंतलम के बारे में, प्यार के बारे में लिखेंगे तो कुछ नया चीज आएगा। उसमें क्या होगा कि भाई उसमें अपना कल्पना भी आदमी लिखता है। तो उसी तरह क्या होता है, साहित्य का चीज के साथ साथ आपको पुरातात्विक स्रोत को भी देखना पड़ता है। जैसे अभी देख रहे होंगे आज की डेट में पाटलिपुत्रा की खुदाई होने वाली है। वेंसांग के जो लिखे हैं रास्ता एवं वृतांत के बारे में, उसको देखकर बहुत सारी चीज खोजने वाला है, पेपर में कल आज का न्यूज में है। तो इससे आप पुरातात्विक स्रोत के बारे में जब आप BPSC दे रहे हैं, खासकर मेंस देंगे, तो यहाँ से एक सवाल भी बनता है कि भाई आप प्राचीन भारत का जो सवाल आएगा उसमें जो लड़के हिस्ट्री ऑप्शनल लेते हैं तो UPSC में पूछता है यहाँ से कि पुरातात्विक स्रोत के बारे में डिटेल लिखिए। तो जो खुदाई से आपको मिला है, जो खुदाई में क्या होता है, जो सामान आपको नीचे से मिला है उसमें आप तोड़ फोड़ नहीं कर सकते हैं। अब जैसे साहित्य में क्या है, क्या कुछ लिख दिया अपने मन से और उसका जांच कौन करेगा, मर गया कौन जांच करने वाला है। मेरा मन है आप अपने हिसाब से देखें इतिहास को, लेकिन पुरातात्विक सोच को कोई भी आदमी, हमारी मोबाइल का है, रेडमी का मोबाइल से हम आपको रिकॉर्ड कर रहे हैं, जो है रेडमी वो रेडमी ही रहेगा। अब इसमें हम थोड़ा नया दूसरा ले सकते हैं, एप्पल का मोबाइल एप्पल ही रहेगा। मान लीजिए जो खुदाई होगी, मान लीजिए कुछ चीज मिला नीचे से, तो वो चीज वही रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं कर सकते हैं। सिक्का है, सिक्का से आप इतिहास को जानने का अवसर मिलता है। आज का सिक्का आप देखते होंगे, सिक्का पर अवसर मिलते होंगे, सिक्का पर देखते होंगे। आज के सिक्के का भारत सरकार का ये है, उसमें सिक्का बना हुआ है, भारत सरकार का शुभ स्तंभ है। मौर्य सिक्का को देखिएगा तो पंचमार्क है, मतलब पहाड़ का सीन है, मयूर का सीन है, चाहे पक्षी का सीन है। उस सिक्का से आप मालूम करते, उस सिक्का पे यदि आप बदलाव नहीं कर सकते हैं, बदलाव करेंगे तो लोग समझ जाएंगे। अब साहित्यिक में जब क्या है, साहित्य में कोई कुछ लिख दिया, वही इतिहास को आप कुछ लिखते हैं, कोई इतिहास कुछ और लिखता है। कोई आदमी रावण को प्रशंसा करता है, कोई रावण को गाली देता है। तो ये डिपेंड करता है, साहित्य का चीजों में बदलाव कर सकते हैं। अब हमारे सिक्कों की बात करें, खुदाई की बात करें, तो उस सब चीजों में से आप जैसे सिक्का देखिए, इस सिक्का में जैसे स्तंभ बना हुआ है, भारत सरकार का स्तंभ बना हुआ है, तो उससे आप जानकारी ले सकते हैं कि क्या है। अब हम आते हैं हड़प्पा सभ्यता का उदय। अंग्रेजों का बड़ा मिथ था कि भारत में सभ्यता नहीं होती है, भारत में सभ्यता अंग्रेजों के आने के बाद सभ्य बने। लेकिन सभ्यता जो सभ्य के शब्दों से है, हड़प्पा क्यों हड़प्पा के हड़प बना, क्योंकि मोहनजोदड़ो भी वहां खुदाई हुआ था। तो हड़प्पा को हड़प्पा सभ्यता का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि सभ्यता में देखिए हड़प्पा था, मोहनजोदड़ो था, कालीबंगन था, लोथल था, धौलावीरा था, बनवाली था, लेकिन हड़प्पा सबसे पहले खुदाई हुआ, उस सभ्यता का नाम पड़ गया हड़प्पा सभ्यता। और सभ्यता का क्यों, क्योंकि वहां का शहर, रहने का व्यवस्था, खान पान, हालांकि डिसिफर नहीं हुआ, लेकिन जो चीज उसकी खुदाई से मिला, वही पुरातात्विक सोर्स जो हम ऊपर बता रहे थे, उस पुरातात्विक से देखते हैं हम लोग। इसका सड़क एक
मतलब डिजाइन से बनाया गया है। कहने लगते हैं कि जैसे बिस्लरी का बोतल लेते हैं, एक लीटर का बोतल लीजिएगा हर जगह एक मिलेगा, आधा लीटर का बोतल कहीं लीजिए इंडिया में एक मिलेगा। उसी तरह हड़प्पा सभ्यता का भी था कि जहां रोड जाइएगा, हड़प्पा में भी वही रोड, मोहनजोदड़ो में भी वही रोड, कालीबंगन में वैसा ही रोड, वैसा ही नाली, वैसा ही घर। तो इस सभ्यता एक कॉमन चीज बना, एक सामान्य चीज जो हर जगह एक मिलेगा। रेडमी का मोबाइल लीजिए, एप्पल का मोबाइल लीजिए, यदि पटना में वही है तो दिल्ली में भी वही आपको मिलेगा। i10 लीजिएगा, आईफोन का 10, तो वही i10 में 11 लीजिएगा, वही मिलेगा। विशेषताएं शहरों का प्रारूप। अब देखिए शहर का बात है, जैसे पटना में शहर है, आरा शहर है आपका, तो शहर का एक प्रारूप था। तो आप खूबी थी हड़प्पा सभ्यता का कि रोड के सड़क के किनारे खिड़की नहीं खुलती थी कि गंदगी ना जाए, सड़क के उस पार खुलती थी दूसरी तरफ। हर घर में पानी का व्यवस्था था। तो एक कॉमन पैटर्न, चाहे उस घर कैसा बना हुआ हो, रोड कैसा बना हो, शहर में नाली कैसे बने हुए हैं, कुआं घर में होता था। आज के दिन में स्मार्ट सिटी जो बात करते हैं, स्मार्ट सिटी का मतलब क्या है, जहां चीजें स्मार्टली हैंडल की जाए, जहां पर आपको बहुत ज्यादा, जैसे आज के शहर में क्या है, जहां मन कर लो ये डालता पूरा चल रहा दाएं बाएं को तकलस ना निकल गई। तो अब वो स्मार्ट सिटी वो बताएगा, वो अब जब स्मार्ट सिटी लग जाए बढ़िया से, भारत में भगवान का जल्दी से आ जाए, जब आप घर से निकल जाइएगा, मान लीजिए आपके रूम में स्विच खुला रह गया तो आपको मोबाइल में मैसेज आएगा, योर फ्री हैज रिमेन ओपन, तो यू विल बी माइंडफुल कि नहीं मेरा फ्रिज बंद हो जाए। अब देखिए जो सभ्यता का जब विकास होता है तो कहीं ना कहीं का पतन भी होता है। आप भी जानते हैं कि न्यूटन का लॉ है, जो ऊपर जाएगा वो नीचे भी आएगा। तो वही सभ्यता पतन हुआ। कैसे हुआ भाई? क्योंकि आप भी जानते हैं, जैसे आप मिस्र का सभ्यता देखिएगा, तो मिस्र का सभ्यता में एक खूबी था कि वो नील नदी के किनारे, जो नाइल नदी है उसके किनारे बसा हुआ था। वहाँ जमीन उपजाऊ होती है, मिट्टी होती है। उसी तरह सिंधु सभ्यता का जो है, हड़प्पा सभ्यता, उसी रिवर किनारे बसा हुआ था। क्या रिवर ने अपना रूप बदल दिया? क्या किसी आक्रमण से हो गया? क्या लोग वहां से हट चले गए? क्या जनसंख्या बढ़ गई? तो ये सभ्यता के पतन के कारण हम पढ़ेंगे कि पतन कैसे हुआ। आज भी देखिए बिहार में कोसी है, बिहार का शोक किसको कहते हैं? कोसी को। पीटी का सवाल भी आपको होता है, जो बीपीएससी देते हैं लड़के, पूछता है कि बिहार का शोक कौन? तो कोसी का होता है। कोसी क्यों? क्योंकि बार बार वो अपना रुख बदलती है, कभी उस गांव को बाढ़ आ गया, कभी इधर रुख बदल दी, इधर बाढ़ आ गया। उसी तरह जब हड़प्पा सभ्यता का पतन का जब कारण पढ़ेंगे तो देखेंगे क्या नदी अपना रुख बदल दी, क्या विदेशी आक्रमण हुआ, क्या मौसम का बदलाव हुआ, क्या विदेशी आक्रमण हुआ, क्या लोग बीमारी से मर गए, क्या जनसंख्या बढ़ गई, क्या खाने पीने में चीजें कमी हो गया। ऐसा क्या हुआ कि सभ्यता का पतन हो गया? अब फिर एक बात जान लो, जब पतन होता है तो कुछ न कुछ चिन्ह छोड़ जाता है। ऐसा तो है नहीं कि आदमी जब गिरता है, लोग कहता था ना, जब रावण मारा भी तो राम जी भेजे उसको, लक्ष्मण जी को, कि भाई जाओ कुछ सीख के आओ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आदमी के पास सिखाने को उतना कुछ ना कुछ दे के जाता है। उसी तरह सभ्यता का जब पतन हुआ तो कुछ ना कुछ इसका चिन्ह अभी भी अवशेष मिलते हैं। अवशेष के रूप में देखिए पीपल का पूजा, उस समय पीपल का पूजा लोग करता था। देखिएगा हड़प्पा में जो मोहनजोदड़ो में मिला है वो ग्रेट बाथ, अभी देखिए लोगों नहाने का परंपरा है। होता ना जी, पूर्णमासी का स्नान करना पड़ता है, गंगा स्नान करने लोग जाता है। तो कहीं ना कहीं ये परंपरा है, जो पीपल का पूजा, धरती का पूजा। तो हम लोग परंपरा कहाँ से कायम है? अब ये देखोगे, जैसे ये देखोगे क्या नाम है, तराजू का 16 उसमें था 16, 32, 64। आज पहले 16 आना का था कहानी, 16 आना, 1 आना, 16 आना था। आज भी देखते हो कि 1 किलो यहाँ पर यदि पटना में 1 किलो है तो आरा में भी वही बटखारा चलता है। मतलब हालांकि कोई दिमाग खर्च कर दिया, काट दिया तो 900 ग्राम हो गया, अलग बात है। लेकिन बटखारा 1 किलो का बनता है। तो मतलब कहने का मतलब 1 किलो यदि पटना में 1 किलो वही बटखारा इस्तेमाल होगा जो कि आरा में होगा। उसी तरह वहां पर भी था कि हड़प्पा में जो बटखारा का इस्तेमाल होता था तोलने के लिए, सेम बटखारा मोहनजोदड़ो में होता था, जबकि 135 किलोमीटर दूर हो आपस में दूसरे से। अब 135 किलोमीटर दूर में कैसे भाई संवाद होता होगा? तो देखते हैं कि कुछ ना कुछ साधन होगा चलने का, बैलगाड़ी टाइप से।
क्योंकि वहां पर बहुत सारा मिला, घड़ा उड़ा मिला है, जो अभी पानी में पीते हैं उस समय घड़ा उड़ा भी मिला है। तो ये सारा चीज हम पढ़ेंगे तो मालूम चलेगा बहुत सारा जो हमारे पास्ट में थे, जो सभ्यता जिसको कहते हैं। सभ्यता का मतलब ये होता है कि आदमी जब सभ्य हो जाए, समाज सभ्य हो जाए, जब चीजें नियंत्रित होने लगे, नियमित होने लगे, तो सभ्यता का में बहुत सारा चीज आपका आज का जो पढ़ रहे हैं मालूम चलेगा इस तरीके, ये तो पहले हो चुका था, उसी को हम लोग आज का डेट में आगे बढ़ा रहे हैं। वर्षों हजारों वर्षों का परंपरा है, 2350 से लेकर 1750 BC। भारतीय सभ्यता पर गर्व करना चाहिए। लोग कहते थे अंग्रेज कि भारत में सभ्यता नहीं है, लेकिन सभ्यता के आने के बाद हमने विश्व को जवाब दिया कि भारत हमेशा गौरवशाली सभ्यता का अंग नहीं, उसका धरोहर रहा है। तो भारतीय होने पर गर्व करें। आते हैं वैदिक सभ्यता, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि अभी सरकार अभी तो करती है कि संस्कृत को जान, वैदिक वेद की महत्ता भी है, इसलिए महत्ता नहीं है कि वो रूढ़िवादी परंपरा का कायम करता है। इसलिए कि दयानंद सरस्वती ने कहीं था, कहते थे कि बैक टू वेदास, गो टू वेदास। आखिर इसमें था क्या भाई, इतना लोग जानेगा? आखिर को सभ्यता का नाम दिया गया, इसका मतलब क्या था? जो सभ्यता वेद पर आधारित थी। और वेद क्या था? वेद में क्या वेद थे? 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अब ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। ये पूछ सकता है कि ऋग्वेद के बारे में सबसे प्राचीन वेद कौन है? आपको नाम देना होगा, पीटी में सवाल आता है। तो ऋग्वेद में कितना मंत्र थे? 1028। एक पीटी का सवाल है, मैं कोशिश करूंगा कि जो लड़के एसएससी की तैयारी करते हैं, खासकर बीपीएससी का, तो वहां की सवाल भी उन लोगों को बताते चले। अब जब ऋग्वेद में शासन था, खासकर राजनीतिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, सामाजिक स्थिति, तो ऋग्वेदिक मतलब उत्तर वैदिक के पहले का काल था, जब बीजी तिलक कहते हैं आर्टिक ऑफ वेदाज के बारे में, कि आर्यंस आए थे सेंट्रल एशिया से। कहां से? अरावल माउंटेन के पास से। कहां से आए थे ये अभी भी जांच का विषय है, उस समय लोग भी जांच करता था। लेकिन हमारा जो अभी का जरूरत है ये है जानना कि उस समय राजनीतिक व्यवस्था क्या थी, क्या जो सामाजिक व्यवस्था थी, जो धार्मिक मान्यता थी, जो सामाजिक अर्थव्यवस्था थी, क्या अभी इसको कुछ फायदा हुआ है? क्या हम लोग अभी में जो लोहा का इस्तेमाल इतना काम करते हैं, लोहा का इस्तेमाल इतना काम में बहुत सारी चीजों में प्रयोग करते हैं, क्या उसका शुरुआत कहाँ से हुआ? तो इसी वेदकालीन सभ्यता में जब उत्तर वैदिक पढ़ेंगे हम लोग तो मालूम चलेगा कि ऋग्वेद की बात आती है। जाति व्यवस्था की जो बात करते हैं ये ऋग्वेद में कम मिलता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल है, 10वां मंडल इसको पुरुष कहते हैं, 10वां मंडल। ये 10वां मंडल पूछता भी है, खासकर लड़का तैयारी कर रहा है बीपीएससी का चाहे एसएससी का, उससे पूछेगा। तो 10वां मंडल पुरुष सूक्त में पूछा है कि इस जाति का चर्चा उसमें है। अब आते हैं जो आयुर्वेद का इतना चर्चा देखते हैं, आयुर्वेद का चर्चा चाहे योग का चर्चा देखिएगा, तो उत्तर वैदिक काल में खासकर अथर्ववेद में अब जादू टोना ये सब चीजों का चर्चा बहुत सारा है। अभी देखते हैं ना, जाते हैं तो ये वहां पर, तो वहां पर बैठा रहेगा कि बैठा रहता था, जादू से टोपी मंगवा दी, मंगवा दी, तो जादू टोना भी देखते ना, लोग नजर याद है ना हमारा। तो ये सब चीज जो परंपरा है वो अथर्ववेद में आपको भी देखने को मिलेगा। अंधविश्वास, और अमेरिकन साहब देखिए था, मार के रोज लड़वे करता है, 17 दिन मार दिया, एको भूत चढ़ता नहीं है। अपने यहाँ पीपल गाछ भी गई ना, भूत चढ़ गई। तो ये भूत का जो परंपरा अथर्ववेद से ही आपको दिखाई देने लगेगा। एक चीज हड़प्पा में दिखाना चाहते हैं, जैसे शंकर जी का हम देखते हैं ना, योगी का स्टाइल में बैठते हैं, तो शंकर जी का स्टाइल देखिएगा, वहां पर जो योगी का मिला है पत्थर वाला मूर्ति, उससे मालूम चल जाता है कि मतलब हम लोग किस तरह से भगवान शंकर का चाहे स्वरूप को, महादेव का स्वरूप को देखने का प्रयास किए गया। अब आते हैं 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व भारत का राजनीतिक स्थिति। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व भारत का राजनीतिक स्थिति, खासकर इसलिए कि उसमें बड़ा परिवर्तन। ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व ये आपका बड़ा महत्वपूर्ण है। क्यों भाई महत्वपूर्ण है? क्योंकि तो भारत में राजनीतिक परिवर्तन हो रहा है। उत्तर वैदिक के बाद देखिएगा
जन से जनपद और महाजनपद की जो कहानी बन रही है, मगध शक्तिशाली बन रहा है। 16 जनपद महाजनपद की बात हो रही है। अंगुत्तर निकाय, जैन धर्म किताब अंगुत्तर निकाय में दिया गया है। ये भी पीटी में सवाल पूछता होगा अंगुत्तर निकाय के बारे में, जिस किताब में 16 महाजनपद की चर्चा है, तो वहां पर आप लिख सकते हैं। पीटी का सवाल भी है, जो लड़के तैयारी करते हैं उनको ये काम करेगा। ये है उसमें भारत में एक राजनीतिक परिवर्तन होता है। छोटे छोटे राज्य खत्म हो रहे हैं, बड़े बड़े राज्य उभर रहे हैं। कैसे कैसे अभी देख रहे हैं, रसिया कब्जा करना चाह रहा है यूक्रेन को, ठीक है ना। रसिया कब्जा करना चाह रहा है, बड़ा स्टेट के रूप में उभरना चाह रहा है। अमेरिका भी देखिए अपना मोनोपोली बनाने के लिए नेटो के द्वारा हर जगह अपना प्रभाव जमाते रहता है। भारत भी प्रयास करता है कि आप चाइना को जवाब देकर ईट का जवाब पत्थर से दें। चाइना भी प्रभाव बनाना चाहता है अपना। तो सिमिलरली उस समय भी छोटा छोटा राज्य खत्म हो रहा है। छोटा राज्य खत्म ना तो बड़ा मछली छोटा मछली को निकल जाती है। यही समय का इस बात है। इसी समय मगर जैसे धरती पर हम लोग हैं, पहला सम्राट देने का हम लोग यही किए थे। पहला विश्वव्यापी सम्राट, साम्राज्य कहते हैं जिसको, यही शुरुआत हुआ है। इसी समय अलेक्जेंडर, जो ग्रीस का यूनान का सब बड़ा शासक था, जिसको आप लोग सिकंदर कहते हैं, सिकंदर महान को यहीं पर मगध का ये धरती जहां हम लोग खड़े हैं आज हैं, डर से हिम्मत नहीं हुआ कि यहाँ लड़ सके, क्योंकि वह सैनिक कहता है मैसेडोनिया का जो आक्रमण है यही उसी का है। ये कहता है लोग कि सैनिक कहता है, ईरान से लोग कहता है कि नहीं, बिहार जाओगे, मगध में जाओगे तो ये जगह हुई, एक बिहारी 1000 पर भारी, डर के मारे भगवा थे जैसे नाम सुन के बिहार के नाम था। ये सब परचम फैलाते हो, उस समय बिहार का नाम इसी डर से था। ये लोग कब्जा नहीं कर पाया, लोग सोच नहीं पाया। ये बिहार की मिट्टी का करिश्मा है। अब हम पढ़ते हैं भारत में 6वीं शताब्दी बीसी में धार्मिक सुधार आंदोलन। लेकिन क्या होता है ना, जब धर्म उद्भव होता है तो हर शुरुआती धर्म चाहे शुरुआती कोई भी चीज देखना, पहले मिट्टी का घर होता था, लोग मिट्टी का घर में बड़ा पसंद करता था रहना। आज के डेट में लोग बना रहे हैं ईंट पत्थर का घर, मार्बल, टाइल, फलना चिलना। फिर बाद में कहता एक बार भी लगा था, पंखा लगा हो गया, कुछ दिन बाद कूलर लगा हो गया, कुछ दिन बाद कहता कि एसी लगी तो नीमन लगेगा। अब हम लोग गर्मी बर्दाश्त करने की जाए नहीं बन रहा। उसी तरह धर्म भी था। पहले धर्म सिंपल होता था, जहां जहां भगवान जाकर हाथ जोड़ लिए पूजा हो गया। फिर धीरे धीरे आने लगा कि भाई मंत्र पढ़ने लगा, फिर आ गया यज्ञ आने लगा। यज्ञ में अब यज्ञ से क्या हुआ, अब बलि देने लगा लोग। बलि किसका, जानवर का। अब देखिएगा जब वैदिक सभ्यता में लोहा का खोज हो चुका है, खेती खूब हो रहा है, लोहा खेती हो रही, खेती हलवा के लिए बैल चाहिए, बैल कहाँ से आई जब बलि मिल जाए तो ये जो चौथा चैप्टर है, छठा चैप्टर तक आते आते आपका देखते हैं बलि का परंपरा का लोग विरोध करने लगा है। तो बुद्ध धर्म और जैन धर्म आपको देखिएगा एकदम सिंपलिसिटी पर कि भगवान को पूजा करने के लिए ओम पद्मे हुम पद्मे करते रहता है, सिंपल तरीका सिखाया जाता है। ब्राह्मण धर्म में था कि आप सूदखोरी नहीं कर सकते हैं, लेकिन जैन धर्म में आप इसमें खासकर बौद्ध धर्म में बालिक वर्ग से सूद लेने के लिए को खराब नहीं माना गया। लोग आकर्षित होने लगे, बलि का विरोध किया बौद्ध धर्म जैन धर्म। वैदिक धर्म क्या कर रहा था, बलि। यहाँ क्या आ गया, बलि मना कर रहा है। यहाँ क्या कर रहा है, लोग सूदखोरी बेकार है, छठा चैप्टर में कर रहा है सूदखोरी ठीक है। फिर यहाँ कर रहा था कि सब आदमी समान बराबर नहीं है, बुद्ध जैन का सब आदमी बराबर है। धीरे 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 लोग आकर्षित होने लगे बुद्ध धर्म जैन धर्म को। समाज में नया क्रांति, 64 संप्रदाय बन गया। तो बिहार का धरती देखिए धरती का क्या करिश्मा है कि बौद्ध धर्म जैन धर्म मखाली कुशल का आजीविका, उसके अलावा 63 धर्म और 61 धर्म, और लोग आकर्षित हो रहे हैं धर्म के लिए। एक समाज में धार्मिक सुधार नहीं हो रहा है। राजाओं, चूंकि बौद्ध गौतम बुद्ध खुद राजा परिवार से थे, महावीर खुद एक संघ के बड़े बड़े परिवार से थे। वो लोग आकर्षित हो रहा है धर्म की ओर, राजा का बेटा कुछ प्रचार कर रहा, कुछ तो खास होगा। यही गया की धरती है जहां लोगों को ज्ञान मिला। गया धरती देखिए, यहाँ माँ सीता भी आई है, फल्गु नदी, यहाँ बुद्ध धर्म भी है, जैन धर्म भी है, और सूफी संत भी है। गया धरती क्या धरती का करिश्मा है कि जहाँ 4 धर्मों का समावेश है, और वहां से
मगध साम्राज्य का भी शुरुआत है गिरिराज और राजगीर से, गिरिवर्ज और राजगीर से। तो धार्मिक जब सुधार आंदोलन हुआ उसका प्रभाव कहाँ पड़ा? धर्म में तो पड़ा ही पड़ा, समाज पर भी पड़ना शुरू हो गया। समाज का लोग कहने लगा नहीं, हम लोग उस धर्म को मानेंगे जहाँ हमारी समानता की बात होती है, धर्म को मानेंगे जहाँ बलि की विरोध होता हो। धीरे धीरे ब्राह्मण धर्म, ये सामाजिक धर्म में सिर्फ बौद्ध धर्म में ही परिवर्तन नहीं लाया, जैन धर्म में ही परिवर्तन नहीं किया, कि ब्राह्मण धर्म को सोचने का मजबूर कर दिया कि परिवर्तन कैसे लाया जाए। उसके बाद हम पढ़ते हैं मौर्य वंश जो कि आप लिखे हैं 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, इसे मगध खूब राज कर रहा, बताए थे यहाँ से इतना डर था। मगध राज्य इतना उदय हुआ क्योंकि मगध के पास जो ही मगध आप हम देख रहे हैं, गया वाला इलाका सब है, पटना वटना का इलाका जो है, सब इलाका मगध राज का ही था। तो यहाँ पर गंगा चल उपजाऊ भूमि, हाथियों का जंगल था, हाथी का झुंड, लोहा यहाँ मिला हुआ था। लोहा और कहीं मिला नहीं, वो अवंती मध्य प्रदेश में अवंती छोड़ दिया जाए और लोहा कहीं नहीं मिला। अब जिसके पास लोहा है खेती बढ़िया हो रहा था, हथियारों बढ़िया बन रहा था। राजा सब यहाँ एम्बिशियस ना करते, जब पेट भरल तो दिमाग चल रहा। अब राजा भी कर रहे ना, अब बिंबिसार राजा शत्रु जितना आया सब कहा गया तरीके, राज फैलाओ राज फैलाओ राज फैलाओ। हर एक आया, नंद आए, नंद के बाद मौर्य आए, मौर्य में एक से रूलर, चंद्रगुप्त आए, बिंदुसार, अशोक। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि न हर समय का एक समान नहीं होता है, समय बदलता है, उसके शासक कम यही ना था, डायनेस्टिक रूल होता है, परंपरा पर खाली आप इनका राजा बेटा राजा बनता था। जब तक योग होगा तब तक तो शासन चलेगा, अयोग हो गया तो शासन क्या होगा, गिर जाएगा। अरे भाई जब ऊपर जाइए तो नीचे आइए नो कि ना तो नीचे आवे कर पशु तक ऊपर गया। और फिर दशरथ कुणाल आते आते नीचे आए, बृहदत्त को हत्या सेना के सामने कर दिया जाता है। तुझे सेना कितना तंग हो चुकी होगी, सेना हिटलर का क्या हुआ था, तंग हो गया था लोग उससे। हिटलर का सेना जब हारने वाला था तो हिटलर को अपने आप गोली मारना पड़ा। वही बृहदत्त को देखिएगा, ये आधुनिक इतिहास बता रहे हैं, ये आपका प्राचीन इतिहास में है। ये अशोक उसका जो बृहदत्त था मौर्य शासक का अंतिम शासन, सेना के सामने उसको पेट भोग देते हैं पुष्यमित्र शुंग, और सेना विरोध नहीं करती है। इस मौर्य वंश पतन कारण से होता नहीं है, अर्थव्यवस्था मौर्य वंश इतना, मौर्य शासक का जो था विस्तार इतना हो चुका था, माल पानी कुछ कमी हुई, कुछ दिमागों कमी हुई, कुछ अर्थव्यवस्था कमजोर हो रही है, कुछ शासक के लोग से गुस्साई हुई है, तो बहुत सारा कारण मिलकर मौर्य वंश का पतन हो गया। अब है छठा है, अगला जो और भी सिलेबस का जो बचा हुआ भाग है उस पर हम लोग कल विचार करेंगे, इसी समय हम लोग बात करेंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग खूब पढ़ें, खूब लिखें, और जैन कॉलेज में आप लोग हैं इस बात का गर्व भी करें। जैसे हर भारतीय को भारतीयों ने गर्व करना चाहिए, उसे जैन कॉलेज के स्टूडेंट को जैन कॉलेज के स्टूडेंट होने का, क्योंकि वहां पर आप क्लास जुड़े तो आप उसे आप जो तैयारी करना चाहते हैं वहां पर टीचर एक से एक आपको अच्छी मिलेगी, जानकारी तो लें। कोचिंग में इतना पैसा करते हैं, गाइड पढ़ के आप लोग आते हैं, गाइड भी कहते हैं कि अरे इतिहास में क्या लिखा था, लिख कर देख देगा। अरे आपका एसएससी या यूपीएससी में सवाल देखिए कितना आता है उससे, ये आपको क्लासरूम में बताया जाएगा कि सब हड़प्पा से कितना सवाल आएगा, वैदिक सभ्यता से कौन सवाल बन सकता है, कौन आता है। मैं डॉक्टर अरविंद कुमार आप लोग से यही निवेदन करूंगा, तो मैंने यूपीएससी लगातार 3 बार इंटरव्यू दिया है, और आप लोगों से और असिस्टेंट कमांडेंट का भी इंटरव्यू दिया है, असिस्टेंट कमांडेंट का। तो जो भी तैयारी करना चाहते हैं क्लास से जुड़े, ऑनलाइन जुड़े, ऑफलाइन जुड़े, किसी माध्यम से जुड़े, लेकिन पढ़ें, क्योंकि रोजगार उसी को मिलेगा जो शिक्षा बढ़िया से लेगा। डिग्री ले जाने से शिक्षा मिल जाएगा, हो जाएगा रोजगार, तो शायद क्या इस पर आप खुद आप सोचें। तब तक के लिए थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू, यू हैव ज्वाइंड मी, यू हैव कोऑपरेटेड विथ मी, ऑल द बेस्ट।